नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं एनपी लाइव। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके मन को झकझोर देगी, आपके भीतर सवाल पैदा करेगी और शायद इस समाज के उस काले चेहरे को सामने लाएगी जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। यह खबर न सिर्फ एक घटना की कहानी है बल्कि उस सच्चाई की परतें उधेड़ती है जो हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन जिसे देखने की हिम्मत हम में से कम ही लोग जुटा पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, धीरे धीरे परत दर परत इस सच को आपके सामने रखते हैं। बिहार का रोहतस जिला, नाम सुनते ही आपके दिमाग में शायद सासाराम की तस्वीरें उभरे या फिर वो पहाड़ियाँ जो इस इलाके को एक अलग पहचान देती है। लेकिन आज हम बात करेंगे रोहतास के उस हिस्से की जिसे लोग रेड लाइट एरिया कहते हैं। एक ऐसा इलाका जहाँ अंधेरा सिर्फ रात का नहीं बल्कि इंसानियत का भी है। पिछले दिनों यहाँ पुलिस ने एक बड़ी छापेमारी की और इस छापेमारी ने जो खुलासा किया वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। 41 नाबालिग लड़कियां, जी हाँ नाबालिग, छत्तीसगढ़ से लाकर यहाँ देह व्यापार के धंधे में धकेल दी गई थी। इसके साथ ही 4 नाबालिग लड़कों को भी रेस्क्यू किया गया। मौके से 5 दलाल गिरफ्तार हुए और पुलिस पूछताछ कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई नई बात नहीं है। रेड लाइट एरिया और देह व्यापार का नाम तो हम पहले भी सुनते आए हैं, लेकिन रुकिए, यहाँ सवाल सिर्फ देह व्यापार का नहीं है। सवाल ये है कि ये लड़कियाँ नाबालिग हैं। सवाल ये है कि ये छत्तीसगढ़ से बिहार कैसे पहुँची। सवाल ये है कि 2 साल से ये सब चल रहा था और किसी को खबर तक नहीं। तो क्या हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है? क्या हमारी नज़र इतनी धुंधली हो चुकी है कि बच्चों की चीखें हमें सुनाई नहीं देती? आइए इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आपको बता दें कि रोहतास पुलिस की एक स्पेशल टीम ने ये कार्रवाई की। नटवर थाना क्षेत्र में ये रेड लाइट एरिया चल रहा था। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ की इन लड़कियों को यहाँ लाया गया था। कैसे? नौकरी के झांसे में। जी हाँ, वही पुराना तरीका जो गरीबी की मजबूरी को हथियार बनाता है, जो सपनों को जाल में फंसाता है। इन लड़कियों को कहा गया है कि उन्हें 30 से 40 हज़ार रुपये महीने की कमाई होगी, ऑर्केस्ट्रा में डांस करने का काम मिलेगा, लेकिन ऑर्केस्ट्रा तो सिर्फ एक बहाना था। असल में उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया गया। 2 साल से ये सिलसिला चल रहा था। 2 साल यानी 730 दिन। हर दिन इन लड़कियों की ज़िंदगी का एक हिस्सा छीन लिया गया। हर रात उनके सपने कुचल दिए गए। अब ज़रा सोचिए, ये लड़कियाँ कौन थी? शायद किसी गरीब परिवार की बेटियाँ, शायद वो लड़कियाँ जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी, शायद वो जो अपने भाई बहनों के लिए रोटी का इंतज़ाम करना चाहती थी। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उन्हें एक ऐसे धंधे में झोंक दिया गया जहां उनकी उम्र, उनकी मासूमियत, उनकी इंसानियत सब कुछ बेच दिया गया। और ये सब हुआ हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे आसपास। रोहतास पुलिस ने इस छापेमारी में 45 बच्चों को रेस्क्यू किया। इसमें 41 लड़कियां छत्तीसगढ़ की हैं और बाकी 4 लड़के भी नाबालिग हैं। पुलिस ने मौके से 5 दलालों को गिरफ्तार किया। इन सभी बच्चों को सासाराम की बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ रेस्क्यू कर लेना काफ़ी है? क्या इन बच्चों को अब वो ज़िंदगी मिल पाएगी जो इनसे छीन ली गई है? क्या इनके जख्म भर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिन लोगों ने ये सब किया उन्हें सज़ा मिलेगी? पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि ये दलाल सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लड़कियों को लाने की फिराक में थे। ये एक संगठित गिरोह था जो गरीबी और मजबूरी का फ़ायदा उठाता था। 30 से 40 हज़ार रुपये का लालच देकर ये लोग मासूम बच्चों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर शुरू होता था उनका शोषण। लेकिन अब पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। तो क्या ये सिलसिला रुक जाएगा या फिर ये बस एक शुरुआत है? और ऐसे कई और रेड लाइट एरिया अभी भी हमारे देश में चल रहे हैं। अब बात करते हैं उस समाज की जिसमें हम आप रहते हैं। ये खबर सिर्फ बिहार या छत्तीसगढ़ की ही नहीं है। ये खबर हर उस गांव, उस शहर की है जहां गरीबी है, जहां शिक्षा नहीं है, जहां जागरूकता नहीं है। ये लड़कियां छत्तीसगढ़ से बिहार इसलिए लाई जा सकी क्योंकि वहां उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। उनके माँ बाप शायद अनपढ़ थे, उनके गांव में शायद कोई स्कूल नहीं था, और अगर था भी तो शायद वो वहां जा नहीं सकती थी। ये गरीबी का वो चक्र है जो इंसान को मजबूर करता है, और इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग जो इंसानियत को बेचने में जरा भी नहीं हिचकते। लेकिन क्या सारा दोष गरीबी का है? नहीं, दोष उस सिस्टम का भी है
जो इन बच्चों को बचाने में नाकाम रहा। दोष उस पुलिस का भी है जो 2 साल तक सोती रही। दोष उस समाज का भी है जो रेड लाइट एरिया को एक हकीकत मानकर चुपचाप स्वीकार कर लेता है। हम सब ने कभी न कभी सुना है कि फला जगह ऐसा होता है, लेकिन क्या हमने कभी ये सवाल उठाया कि वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमने कभी ये सोचा कि उन लड़कियों की जगह हमारी अपनी बेटियां भी हो सकती थी? तो कुछ सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला सवाल, 2 साल तक ये सब कैसे चलता रहा? क्या पुलिस को पहले कोई खबर नहीं थी? क्या स्थानीय लोगों को कुछ नहीं पता था? दूसरा सवाल, इन बच्चों को रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन अब आगे क्या? क्या इनके परिवार इन्हें वापस अपनाएंगे? क्या समाज इन्हें इज्जत की जिंदगी देगा? तीसरा सवाल, जिन दलालों को पकड़ा गया उन्हें सजा कब और कैसे मिलेगी? क्या वो सजा इतनी सख्त होगी कि बाकी लोग सबक लें? और चौथा सवाल, हमारा सिस्टम कब तक ऐसे बच्चों को बचाने में नाकाम रहेगा? ये सवाल आसान नहीं। इनके जवाब ढूंढने के लिए हमें अपने सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना होगा। हमें अपनी सरकार से सवाल करना होगा, हमें अपने समाज से सवाल करना होगा, और सबसे बड़ी बात, हमें खुद से सवाल करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ खबर सुनकर अफसोस जताते हैं और फिर भूल जाते हैं, या फिर हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये सिलसिला रुक सके? अब बात करते हैं उस उम्मीद की जो इस अंधेरे में भी नज़र आती है। पुलिस ने कार्रवाई की, 45 बच्चों को आज़ादी मिली। ये एक छोटी जीत है, लेकिन जीत तो जीत होती है। बाल कल्याण समिति अब इन बच्चों की जिम्मेदारी लेगी। शायद इनमें से कुछ बच्चे फिर से अपने परिवार के पास जा सकें, शायद कुछ को नई जिंदगी मिले, लेकिन ये उम्मीद तभी सच्चाई बन पाएगी जब हम सब मिलकर इस सिस्टम को मजबूत करेंगे। जब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर परिवार को रोजगार मिले और हर गांव में जागरूकता पहुंचे। ये थी आज की खबर, एक ऐसी खबर जो सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए है। एक खबर हमें याद दिलाती है कि हमारे देश में अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है, और ये बदलाव तभी आएगा जब हम सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। मैं चंद्रशेखर आपको विदा देता हूँ, लेकिन ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ।